आग की लपटें धीरे धीरे बुझ रही थीं, लेकिन सुधा के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वो वहीं बैठी थी, अपने पति के कपड़ों की राख के बीच में, जैसे कोई फीनिक्स पक्षी अपनी ही राख से नया जन्म ले रहा हो। 10 साल, 10 लंबे साल इस हवेली की दहलीज के अंदर कैद रहने के बाद आज पहली बार सुधा को लगा था कि वो सांस ले पा रही है। अम्मा का चेहरा देखने लायक था जब वो कमरे में दाखिल हुई। धुआं, राख और बीच में बैठी सुधा, जैसे कोई तूफान के बाद का मंजर हो। ये क्या किया तूने? अम्मा की आवाज में गुस्सा और हैरानी दोनों थी, लेकिन सुधा का जवाब बिल्कुल शांत था। जलने दीजिए अम्मा, कूड़ा है, घर साफ कर रही हूं। उसकी आवाज में वो कंपन नहीं थी जो पहले हमेशा रहती थी। आज कुछ अलग था। अम्मा ने सुधा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सुधा की पकड़ इतनी मजबूत थी कि अम्मा को झटका लगा। रंजीत नहीं आएंगे अम्मा, सुधा ने कहा, और फिर रुककर बोली, और अगर आए भी तो अब इस कमरे में उनका कोई हक नहीं बचा। अम्मा की आंखों में सवाल था, लेकिन सुधा के चेहरे पर जो भाव था वो किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार था। मैं यहाँ सिर्फ इस हवेली की चौकीदार हूँ अम्मा, पत्नी नहीं। ये शब्द हवा में तैर गए और अम्मा के कानों में गूंजते रहे। सुधा ने अपने बालों से सिंदूर पूंछा, जैसे कोई पुराना निशान मिटा रहा हो। फिर उसने अपना मंगलसूत्र तोड़ा। वो आवाज कमरे में गूंजी, जैसे कोई जंजीर टूट रही हो। हीरा नहीं, कांच था अम्मा, जो चुभ गया। अम्मा समझ गई थी कि बात क्या है। रंजीत का शहर में दूसरा घर, नलिनी नाम की औरत और विकी नाम का बेटा, सब कुछ सुधा को पता चल गया था। पति मर गया अम्मा, सुधा ने कहा, और उसकी आवाज में कोई दुख नहीं था, बस एक सच्चाई थी। जिस दिन उसने दूसरी औरत को छूकर 7 वचनों को तोड़ा, उसी दिन मेरा रंजीत मर गया। अब मैं विधवा हूं। अम्मा ने सुधा को समझाने की कोशिश की, घर की इज्जत की बात की, लेकिन सुधा का जवाब तैयार था। इज्जत तो इस घर की तब लुट गई थी अम्मा, जब आपके बेटे ने झूठ की नींव पर यह रिश्ता रखा था। उसने अपने आसपास देखा और कहा, अब ये घर मेरे लिए सराय हैं, और सराय में कोई हमेशा के लिए नहीं रुकता, बस रात काटने आता है। तभी केशव आया। उसकी आंखों में सुधा के लिए प्रेम था और एक उम्मीद भी कि शायद अब सुधा उसके साथ चली जाए। लेकिन सुधा का फैसला पहले से तय था। मैं भागूंगी नहीं, न तुम्हारे साथ न अकेले। केशव की आंखों में निराशा थी, लेकिन सुधा के चेहरे पर दृढ़ता। ये हवेली, ये जमीन, ये जगह, इस पर मेरे 10 साल के आंसुओं का हक है। मैं यहीं रहूंगी। सुधा ने अपने आप को देखा। वो औरत जो कभी डरती थी, जो कभी अपनी आवाज नहीं उठाती थी। अब मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं। आज मैंने अपना डर, अपनी उम्मीद और अपना प्रेम सब जला दिया। उसकी आवाज में एक नई ताकत थी, जैसे राख से कोई नया इंसान जन्म ले रहा हो। अम्मा और केशव दोनों समझ गए थे कि अब सुधा वो पुरानी सुधा नहीं रही। तो मैं लड़ूंगी, उसने कहा, और हवेली की दीवारें भी जैसे सुन रही थीं। अब तक मैं बहू बनकर जी रही थी, इसीलिए डरती थी। अब मैं सुधा बनकर जीऊंगी। सुधा ने हवेली के अंदर कदम रखा और दरवाजा बंद कर दिया था। ये कोई अंत नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। हवेली के अंदर अब एक युद्ध होने वाला था, और इस बार सुधा हारने वाली नहीं थी। राख से जन्मी ये औरत अब अपने हक के लिए लड़ने को तैयार थी।